बहू का जंगल में लटकता हुआ भूसे का घर और रसोई। सुबह का समय था। गिरधारी के छोटे से कच्चे घर के बाहर गाय और भैंसें बंधी थीं। रेवती और रजनी गोबर समेट कर उपले बना रही थी। वहीं गिरधारी और उसके 5 बेटे माधव, लखन, भोला, शिवा और किशन गायों को भूसा डाल रहे थे और दूध निकालकर बाल्टियों में भर रहे थे। अरे रजनी, थोड़ा हाथ जल्दी चला रे महारानी, सुबह से गोबर में हाथ सान रखे हैं। काम है कि खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। मेरी तो कमर ने ही जवाब दे दिया है आज। अरे माँ, आप तो बस हुक्म चलाया करो। वैसे भी मैं ही तो सारा काम कर रही हूँ, आप तो बस खड़े खड़े ताने मार रही हो। लखन, भोला, जल्दी आज चलाओ भाई, बाजार में दूध पहुंचाने का टाइम हो गया है। रामू काका कल ही शिकायत कर रहे थे कि दूध लेट आता है। बेटा माधव, रामू काका को आज आधा लीटर दूध मेरी तरफ से ज्यादा दे देना। अपने पक्के ग्राहक हैं, उन्हें नाराज नहीं करना है। शाम का समय हो जाता है। घर में चूल्हे के पास सारा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। सच बताऊं जी, अब मेरे से ये जानवर का काम और घर का बोझ अकेले नहीं संभलता। अब तो बस जल्दी से इस घर में 5 बहुएं आ जाएं तो मैं ये चूल्हा चौका उन्हें सौंप कर चैन की सांस लूं। क्या बात है माँ, आज तो आप हमारे मन की बात बोल गई। मैं तो कहता हूँ जल्दी से 5 राजकुमारियां ले आओ जो आपके पैर भी दबाएं और घर भी संभालें। अरे बात तो तेरी माँ की भी सही है। 5 बेटे जवान हो गए हैं। अब कल से ही मैं और रेवती आसपास के गाँव में तुम 5 के लिए अच्छी लड़कियां देखना शुरू करते हैं। हाँ हाँ बापू, जल्दी ले आओ। ये 5 तो वैसे भी देवदास बने बैठे हैं। अगली सुबह रेवती और रजनी गांव के मंदिर में पूजा करने जाती हैं। अरे नीच जात वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान की मूर्त के इतना करीब आने की? तुमने तो पूरे मंदिर का चबूतरा ही अपवित्र कर दिया। निकलो यहाँ से, वरना गांव वालों को बुलाकर तुम्हारी खाल उधेड़वा दूंगा। अरे माफ कर दो पंडित जी, हम तो बस दूर से माथा टेकने आए थे। उस आदमी को फटकार खाता देखकर दोनों माँ बेटी सहम जाती हैं। रजनी, चल जल्दी से पूजा कर और जल्दी से चल यहाँ से। दोनों माँ बेटी जल्दी से पूजा करती हैं और वहां से चली जाती हैं। अगले दिन गिरधारी और 5 बेटे लोगों को दूध बांट रहे थे। तभी गांव का सरपंच शेर सिंह 2 आदमियों को गुस्से में पकड़ कर लाता है। इतने सालों से ये नीच जाति के कीड़े हमारे बीच अपनी जात छुपा कर रह रहे थे। हमारे घरों में उठते बैठते थे। हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने। आज ही इनका घर जलाओ और इन्हें गांव से बाहर निकाल दो। बापू, ये गांव वाले तो जानवरों से भी बदतर बर्ताव कर रहे हैं मासूम लोगों के साथ। अगर इन्हें कभी हमारा सच पता चल गया तो। अरे कुछ मत बोल किशन, और शांति से काम खत्म करके यहाँ से चल। गिरधारी और 5 बेटे दूध बांटकर जल्दी से वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद की बात है। गिरधारी अपने पूरे परिवार के साथ पास वाले गांव में अपने बेटों के लिए रिश्ता देखने आया हुआ था। हाँ तो गिरधारी जी, हमारी ये 5 बेटियां तो नाजों से पली हैं। वैसे आपका व्यापार क्या है? कोई बड़ी दुकान या कोई कारखाना है? अरे नहीं सेठ जी, हमारा तो गाय भैंसों का काम है। दूध बेचते हैं और उसी से घर का खर्चा और 2 वक्त की रोटी चलती है। हे भगवान, गोबर और भैंसों का काम? अरे जी, आप भी किन भिखारियों को घर में बैठा रहे हैं? हम अपनी राजकुमारियों को गोबर उठाने वालों के घर में देंगे क्या? इनके पास तो ढंग का घर भी नहीं होगा। माँ, बापू, चलिए यहाँ से। जहाँ इंसान की मेहनत की इज्जत नहीं, वहाँ हमें रिश्ता नहीं जोड़ना। सही कह रहा है बेटा, चलिए जी। पूरी फैमिली वहां से चली जाती है। अगली सुबह गिरधारी के कच्चे घर के पास बने एक छोटे से गोदाम में 5 बेटे बैलगाड़ी से भूसे के भारी भारी बोरे उतारकर अंदर रख रहे थे। कल उस सेठ ने बहुत बेइज्जती की यार। गरीबी का ऐसा मजाक तो कोई नहीं उड़ाता। अरे छोड़ना भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तू बस ये देख कि गांव के खेतों से हमें ये भूसा कितनी कम कीमत में मिल गया है। बिल्कुल सही बात है। यह भूसा खाकर अपनी गाय भैंसे एकदम तगड़ी हो जाएंगी और दूध भी ज्यादा देंगी और फिर अपना धंधा भी एकदम बढ़िया चलेगा। हम अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी बाप का नहीं। जो हमारी इज्जत करेगा हम उसी के घर रिश्ता जोड़ेंगे। चलो जल्दी से ये सारे बोरे अंदर रखो। अगले दिन दोपहर को सारा परिवार आंगन में बैठकर बातें कर रहा था। तभी रजनी वहां आती है। बापू, माँ, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। मैं पास वाले गांव में कुंदन से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। क्या बक रही है तू? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? हमारे खानदान की लड़कियां खुद अपने रिश्ते तय करेंगी। अब बुढ़ापे में मेरी छाती पर मूंग दलने का इरादा है क्या तेरा? रजनी, तेरी शादी हम अपनी मर्जी से करवाएंगे, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। अरे समाज में 4 लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? लोग कहेंगे कि बाप अपनी बेटी को संभाल नहीं पाया। कान खोल कर सुन ले रजनी, तेरी शादी उसी से होगी जिसे मैं और तेरे भाई चुनेंगे। आप लोग मेरी खुशी नहीं देख सकते, लेकिन आप लोग भी एक बात सुन लो। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कुंदन से ही। रजनी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन रजनी कुंदन से शादी करके अपने घर आ जाती है। पूरा परिवार उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। बाबू, मुझे माफ कर देना। हमने मंदिर में शादी कर ली है। हमें अपना आशीर्वाद दे दो। दूर हट जा, किस मुंह से आशीर्वाद मांगने आई है तू?
तूने तो पूरे गांव में मेरी इज्जत उछाल दी। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बेटी को जन्म दिया। पराया धन थी, पर तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। चली जा यहाँ से और जीते जी अपना ये मुंह हमें मत दिखाना। अरे सास ससुर जी, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम तो बस बड़ों का आशीर्वाद लेने आए थे, नहीं देना तो मत दो। चलो रजनी। कुंदन रजनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। गिरधारी अपने 5 बेटों के साथ एक और गांव में रिश्ते की बात करने गया था। देखिए गिरधारी जी, आप भले आदमी हैं, पर मेरी मजबूरी समझिए ना। आपके पास पक्का मकान है, न ढंग का व्यापार। सिर्फ गाय भैंस का दूध बेचकर मेरी बेटियों को क्या सुख देंगे? क्योंकि गांव में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति गाय भैंस के दूध का ही व्यापार करता है। भाई साहब, मेहनत की रोटी खाते हैं, भूखे नहीं रखेंगे आपकी बच्चियों को। अरे मुझे माफ कीजिए, मैं अपनी लड़कियों को उस गोबर के ढेर में नहीं भेज सकता। बापू चलिए यहाँ से। पूरा परिवार वहां से चला जाता है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार अपने घर पहुंचकर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी कुंदन और रजनी वहां आते हैं। क्या ससुर जी, कैसे चल रहा है आपका दूध का धंधा? गांव वालों को खूब बेवकूफ बना रहे हो। ओए कुंदन, तमीज से बात कर। तू यहाँ क्या करने आया है रात के वक्त? तमीज तो तुम लोग सीख लो लखन बाबू। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, और अगर वो सच्चाई मैंने गांव वालों को बता दी तो फिर तुम लोगों का क्या होगा? ये तू क्या बक रहा है? धीरे बोल, बाहर किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो मैं करूंगा सासू माँ। अगर सुबह तक मुझे 10,000 रुपए नहीं मिले तो मैं ये सच पूरे गांव में ढिंढोरा पीट कर बता दूंगा, और फिर जो गांव वाले करेंगे वो तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। अरे भगवान के लिए ऐसा मत करना दामाद जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। रेवती, जा संदूक में जो तेरे इलाज और बेटों की शादी के लिए थोड़े पैसे जोड़े थे वो ले आ। रेवती रोते हुए अंदर जाती है और एक पोटली लाकर कुंदन के हाथ में रख देती है। कुंदन वो पोटली लेकर वहां से चला जाता है। देख लिया अपने प्यार का असली चेहरा, किस तरह से हमें धमका रहा है तेरा पति, और तू भी उसका साथ दे रही है। शर्म नहीं आई तुझे ये सब कहते हुए? रजनी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगली सुबह रेवती गांव के कुएं से पानी भर रही थी, तभी पड़ोस की विमला ताई वहां आ जाती हैं। अरे रेवती, क्या बात है? चेहरा एकदम उतरा हुआ है। बेटों की शादी की टेंशन खाई जा रही है क्या? क्या बताऊं विमला, गरीबी के मारे कोई अपनी बेटी देने को राजी नहीं है। समझ ही नहीं आता इन 5 का घर कैसे बसेगा। अरे तू परेशान मत हो। पास के रामगढ़ गांव में रामदीन नाम का एक आदमी है, सीधा साधा गरीब परिवार है। उसकी भी 5 बेटियां हैं, बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है। गाय भैंस का काम भी करती हैं। तू एक बार जाकर बात कर ले। सच कह रही है विमला, भगवान तेरा भला करे। मैं आज ही अपने घर वालों को लेकर वहां जाती हूँ। रेवती जल्दी से अपने घर चली जाती है और अपने परिवार के साथ रामदीन के घर पहुंचती है। रामदीन की 5 बेटियां जानकी, चंपा, केसर, कजरी और गौरी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। गिरधारी जी, बच्चियों को तो आपने देख लिया, सब काम काज में माहिर है। वैसे आपका व्यापार क्या है? देखिए रामदीन जी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हमारे पास कोई पक्का मकान नहीं है। हम गाय भैंसों का दूध बेचकर अपना पेट पालते हैं। मुझे आपकी यही सच्चाई भागी गिरधारी जी। हमारा भी यही हाल है। हम भी जानवरों का ही काम करते हैं। हम दोनों का कर्जा एकदम बराबर है। बस एक दिक्कत है, मेरे पास शादी ब्याह में खर्च करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर आपको मंजूर हो तो मैं कल ही गांव के छोटे से मंदिर में अपनी 5 बेटियों का कन्यादान कर दूं। अरे भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस घर को संभालने वाली बहुएं चाहिए। हमें आपकी बात 100% मंजूर है। अगले दिन गांव के एक छोटे से मंदिर में 5 बेटों की शादी हो जाती है। देखिए जी, भगवान ने हमारी सुन ली। मेरे घर में एक साथ 5-5 लक्ष्मी आ रही हैं। हाँ रेवती, अब हमारे दिन जरूर बदलेंगे। शाम का समय हो जाता है। गिरधारी के घर के बाहर 5 बहुओं के गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। तभी कुंदन वहां आता है और गिरधारी रेवती को एक कोने में ले जाता है। बधाई हो सास ससुर जी, घर में 5 बहुएं आ गई, लेकिन दामाद का नेक कहाँ है? लाओ, मेरा मुंह बंद रखने की कीमत निकालो, वरना अभी जाकर तुम लोगों की सच्चाई का ढिंढोरा पीट दूंगा। अरे दामाद जी, आज तो घर में खुशी का मौका है, तमाशा मत करो। ये ले, जितने पैसे बचे थे सब ले जा, पर हमारी सच्चाई किसी को बताना मत, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने से क्या होगा? खैर, आज के लिए इतना काफी है। कुंदन पैसे लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद 5 बहुओं का गृह प्रवेश हो जाता है। अगली सुबह रेवती उबासी लेते हुए बाहर आती है और आंगन देखकर दंग रह जाती है। पूरा घर चमक रहा था, गायों का गोबर भी उठ चुका था। प्रणाम माँ जी, लीजिए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। अरे बहू, ये सारा काम तुम 5 ने इतनी सुबह सुबह कर भी लिया? हाँ माँ जी, अब घर में 5 बहुएं आ गई हैं, तो क्या आप बुढ़ापे में काम करेंगी? जीती रहो मेरी बच्चियों। दोपहर का समय हो जाता है। आंगन में गांव की बहुत सारी औरतें 5 बहुओं की मुंह दिखाई के लिए बैठी हुई थी।
अरे रेवती, तेरे तो भाग खुल गए हैं जो तुझे ऐसी बहुएं मिल गई। शक्ल सूरत का क्या अचार डालेगी विमला? घर भी तो देखो, एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी है और रहने वाले बाहर लोग। कैसे रहेगा पूरा परिवार इस झोपड़ी में? चाची जी माफ कीजिएगा, पर घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। पांचों बहुएं घर और व्यापार को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। आज तो रामू काका ने खेत में एकदम बढ़िया सूखा भूसा दिया है, गाय खाएंगी तो दूध की नदियां बहा देंगी। तभी घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। पांचों बहुएं जल्दी से अंदर आती हैं और अंदर रेवती जमीन पर बेहोश पड़ी थी और गिरधारी जोर जोर से खांस रही थी। माँ जी आंखें खोलिए। माधव जी, लखन भैया जल्दी आइए। बापूजी और माँ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। पांचों बेटे वहां जल्दी से आते हैं और रेवती और गिरधारी को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है। गिरधारी और रेवती जमीन पर लेटे थे और उनकी तबीयत अभी भी बहुत खराब थी। लखन, पैसे खत्म हो गए यार, जितना भी जोड़ा था सब माँ बाबू की दवाइयों में चला गया। कल की दवाई के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा है घर में। आप टेंशन मत लीजिए, हम 5 बहनों ने घर के खर्चे से जो थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे ये वो हैं, आप ये रख लीजिए। पर भाभी, ऐसे कब तक चलेगा? व्यापार भी अभी कुछ खास नहीं चल रहा। जो होगा देखा जाएगा, हम और मेहनत करेंगे लेकिन अपने बापू और माँ को कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। पांचों बेटे और पांचों बहुएं उदास बैठे हुए थे। तभी कुंदन वहां आता है। अरे कहाँ मर गए सबके सब? क्या हुआ कुंदन, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? माँ बापू आराम कर रहे हैं। मेरा पैसा कहाँ है? 2 महीने हो गए हैं, मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी तुम लोगों ने। कुंदन, समझने की कोशिश करो, माँ बापू बहुत बीमार है। घर का सारा पैसा उनके इलाज में लग गया। हमारे पास सच में एक भी पैसा नहीं है। मुझे नहीं पता, अगर अगले 5 मिनट में मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मैं अभी के अभी जाकर पूरे गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो दामाद जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर बुढ़िया, अब तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। कुंदन गुस्से में वहां से चला जाता है और गांव की चौपाल पर पहुंचता है जहां सभी गांव वाले बैठे थे। सरपंच जी, अनर्थ हो गया, गांव में महापाप हो गया है और आप लोग यहाँ आराम से बैठे हैं। अरे क्या हुआ कुंदन, तो इतना घबराया हुआ क्यों है और कैसा पाप हो गया? अरे वो दूध वाले गिरधारी, वो और उसका पूरा परिवार नीची जाति का है। सालों से वो लोग अपनी जात छुपाकर इस गांव में रह रहे हैं। हम उनके हाथों का दूध पी रहे थे, उनके घरों में बैठ रहे थे। उन्होंने तो हमारा पूरा गांव और धर्म अशुद्ध कर दिया। हे राम, छी 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 छी, वो नीच हमारे घर और मंदिर को अपवित्र कर दिए, हमारे बर्तन छू लिए। सरपंच जी, ये तो सीधे सीधे हमारे मुंह पर तमाचा है। ये लोग इस गांव में एक पल भी रहने के लायक नहीं है। हाय दैया, मैंने तो कल ही उसके घर की लस्सी पी थी, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। आज गिरधारी का परिवार नहीं बचेगा। कुंदन के साथ सभी गांव वाले जल्दी से गिरधारी के घर पहुंचते हैं। ओए गिरधारी, बाहर निकल अपने बिल से। क्या बात है सरपंच जी, क्यों चिल्ला रहे हो आप? अरे चुप कर नीच, अब कोई झूठ नहीं चलेगा, हमें तेरा असली रंग पता चल गया है। सरपंच जी, हमने किसी का बुरा नहीं किया। ये क्या तमाशा है? नीची जात और ऊंची जात क्या होता है? हमारे खून का रंग भी लाल है और आपका भी। हम मेहनत का खाते हैं, किसी को चुरा कर नहीं खाते। ए छोकरी, अपनी जबान अपने दांतों से पीछे रख। इस गांव में जात पात हम तय करेंगे। आज के बाद तुम सब इस गांव में नहीं रहोगे, निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। गांव वाली गुस्से में आकर गिरधारी का घर तोड़ने लगते हैं और घर का सामान फेंकने लगते हैं। अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर तुम लोग अभी यहाँ से नहीं भागे तो तुम्हें भी इसी घर के साथ जिंदा जला देंगे। गांव वाले गुस्से में आकर घर में आग लगा देते हैं। माधव जी, जिद मत कीजिए, ये लोग पागल हो गए हैं, जान ले लेंगे। बापू और माँ को बैलगाड़ी में बिठाइए और जल्दी चलिए यहाँ से। पांचों बेटे और पांचों बहुएं अपनी गायों, बैलगाड़ियों और बचे हुए भूसे के बोरों को लेकर गिरधारी और रेवती के साथ वहां से चले जाते हैं और सीधे गांव के बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बापूजी, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम परिवार सहित सलामत हैं, यही काफी है। और रही बात रहने की, तो हम जंगल में भी रह सकते हैं। जानकी दीदी सही कह रही हैं, रोने का टाइम नहीं है, सूरज ढल रहा है। लखन जी, शिवाजी, बैलगाड़ी से वो तिरपाल और लकड़ियां निकालिए, अब हम यही जंगल में तंबू लगाकर रहेंगे। पांचों बहुएं तुरंत काम में लग जाती हैं और एक बड़ा तंबू तैयार कर देती हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी और केसर नदी से मछलियां पकड़ कर लाती हैं। तंबू के बाहर चूल्हा बनाकर उस पर पकाती हैं। सच कहूँ दीदी, गांव के उस रोज रोज के ताने सुनने से तो अच्छा है यहाँ खुले जंगल में रहना। कम से कम यहाँ ताजी मछली तो मिल रही है। तभी जंगल में लकड़ियां काटने आए कुछ गांव वाले इन सभी को देख लेते हैं। अरे, ये नीची जाति वाले तो यहाँ जंगल में मौज उड़ा रहे हैं। अरे भाई गिरधारी, ये जंगल भी हमारे गांव की सीमा में आता है, तेरी यहाँ तंबू गाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तू रुक,
हम अभी सरपंच को बुलाकर